सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलोने आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी जर्नी में मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं हम प्रसाद गांधी से। प्रसाद, कैसे हो? सबसे पहला क्वेश्चन आपका। हाँ सर, एकदम मस्त। ठीक। क्या रहा आपका रिजल्ट? वैसे मैं जानना चाहता हूँ। मेरा JRF ऑल इंडिया रैंक 106 आया है। और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और कौन कौन, सबसे पहली बात तो यही पूछना चाहूँगा मैं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आईएफएस ऑफलाइन पुणे का? बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था वो एक्सपीरियंस। वहाँ से ही बहुत कुछ सीखना मिला। और अभी जो सक्सेस है तो उसके कारण ही है। और बाकी भी और एक्सपीरियंस मिले कि लाइफ में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर होना चाहिए, तो वो पूरा एक्सपीरियंस वहाँ से मुझे मिला। और कौन कौन सी इस जर्नी में कौन कौन सी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई है? मेरा तो स्टार्टिंग में PIFR का हुआ, देन उसके बाद गेट का हुआ, देन BARC का हुआ है, देन अभी JRF हो गया नेट अच्छा, का। बढ़िया, मतलब मल्टीपल एग्ज़ाम्स आपने क्वालिफाई करी है। मेरा एक हाँ। क्वेश्चन ये भी है कि अधिकतर स्टूडेंट्स का ये होता है कि क्या सीएसआर की प्रिपरेशन से सारी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होती है, या आपने कुछ एक्स्ट्रा कहीं से एफर्ट्स किए थे? नहीं, मैं तो सिर्फ CSR के लिए ही आया था। और आईपास में आके मुझे अलग अलग एग्जाम के बारे में समझ में आया। मेनली तो BARC का आपका ही ज्यादा मतलब हमारे साथ आया था कि BARC का एग्जाम होता है टफ, मतलब ऐसे अच्छा होता है। तो वहां से ही हमें समझ में आया कि BARC का भी एग्जाम होता है, TIFR का भी। मतलब जो दादा सर ने हमें बोला था कि ये TIFR का एग्जाम रहता है, अच्छा रहता है वो भी। तो जैसे जैसे हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आता था, हम फिल करते थे, एग्जाम देते थे, और अभी एक एक रिजल्ट आ रहे हैं तो क्वालिफाई हो रहा है। तो वो अलग से नहीं किया था कुछ। यहाँ नेट का ही प्रिपरेशन चालू था और जो एग्जाम दिए क्वालिफाई होते जा रहा है इससे। मेजोरिटी मैंने अगस्त से ज्वाइन किया था, लेट ही ज्वाइन किया था आईफास में। तो स्टार्टिंग में नहीं, ऐसे नहीं था कि कैसे लिखना है, कि व्हाइट पेज वाला बुक लेना है। तो जब मैं आईफास से ज्वाइन हुआ तो समझ में आया कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे अलग अलग पेन यूज करना, और कैसे मेंटेन करना वो नोट्स को। जैसे एक ज्वेलरी रहता है, उससे ज्यादा भी हम नोट्स को वैल्यू देते थे वो टाइम पे, और वैसे मेंटेन किए हैं। और मैंने तो मेजोरिटी वो ही रीडिंग किया है पूरा। मेरे नेट या बाया की एग्जाम के लिए अलग से मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। तो वो नोट्स के ही पूरे ऊपर डिपेंड में था। और मेजोरिटी 6 महीने में मेजोरिटी में पूरा लेक्चर पे ही कंसंट्रेट करता था, लेक्चर करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग में पूरा लेक्चर किया। बाद में जो दिसंबर के बाद मुझे 2 महीने टाइम मिला एक्स्ट्रा, जो लेट होने के कारण, तो वो पूरा टाइम में पूरा रिवीजन में देता था। पूरा रिवीजन दिया और मॉक टेस्ट एक भी मैंने मिस नहीं किया था। तो उसके कारण ही ये मेरा रिजल्ट है मेजोरिटी। और क्या रहा आपका आईएफएस पुणे का, क्या इन्वायरमेंट है? वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि हम तो बताते ही है स्टूडेंट को, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर वो इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट था, और क्या माइंडसेट था, सबसे पहली बात तो आपका। बहुत फ्रेंडली था इन्वायरमेंट। जैसे आप थे तो वो सर ही नहीं लगते थे, हमारे एक फ्रेंड ही है ऐसा ही लगता था। और बाकी हर एक मतलब मेजोरिटी हमने जो सब फेस्टिवल थे तो क्लास में ही बिताए, तो वो एक अलग है कि दिवाली, गणपति का फेस्टिवल तो हम सब वहां पे ही थे। तो जो अलग नहीं हमें महसूस हो रहा था कि हम घर से दूर है। तो वहां पे ये एक फैमिली जैसा ही हो गया था कि आना है, पढ़ाई करना है, जाना है, तो वो एक शेड्यूल बन गया था। और वहाँ एंजॉय हो रहा था वो पूरा जो चल रहा था वो 6 महीने में क्या रहा वैसे आपका ये 6 महीने के अंदर पढ़ाई का शेड्यूल, और आप रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करते थे? पढ़ाई के लिए। हाँ। अ, मैं 5 बजे सुबह उठता था। मैं यहाँ नजदीक नहीं रहता था, थोड़ा दूर रहता था, तो मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था। तो
उसके बाद लेक्चर कंटिन्यूअस चलते थे और वो लेट हुआ था उसके कारण मेरा सेकंड लेक्चर भी था आपका सेल सिग्नलिंग का, तो वो तो मैं 7 बजे तक क्लास में ही रहता था। उसके बाद घर जाने के बाद जो कुछ हुआ है उसको रिवाइज करना है, थोड़ा पीवाईक्यू देखना है कैसे है, पीवाईक्यू कैसे चल रहे हैं। मेजॉरिटी मुझे पीवाईक्यू लगाने में उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जो वीकली टेस्ट होते थे तो उसके कारण वो पीवाईक्यू का हो जाता था, क्योंकि वहां पे भी मेजॉरिटी पीवाईक्यू आप कवर करते थे। तो वो एक बेनिफिट था कि वीकली टेस्ट में आपको समझ में आ रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमें अटेंड करना है। उसके बाद जो डिस्कशन से सेशन था तो वहां पे भी आपको समझ में आता था कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो वो एक बेनिफिट होता था। और बाकी वो 6 महीने में तो वैसे ही था, सुबह आना, लेक्चर अटेंड करना, रिवाइज करना, सो जाना। सुबह शाम को 11 बजे या 12 बजे मैं सोता था फिक्स। लेट नाइट कभी मैंने पढ़ाई नहीं की। पूरा मेरा वो दिन भर ही चलता था, रात में सोना है, फिर से 5 बजे सुबह जग के क्लास, ऐसा ऐसे था। और वैसे हमारी सीएसआर के अंदर होती तो यूनिट 13 है, बट आपका भी तो ऐसा कुछ होगा कि कोई यूनिट बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपने फिर उसको कैसे टैकल किया? मेरा जेनेटिक्स का जो न्यूमेरिकल था और बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ा फॉर न्यूमेरिकल, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं जमता था, तो इसके लिए मैंने सिर्फ जो कंसेप्ट था थ्योरेटिकल वो किया था। और एक आधा क्वेश्चन आया तो मैं अटेंड करूंगा, लेकिन उसके ऊपर ही फोकस नहीं करूंगा। मेजोरिटी में जो थ्योरी में जो मुझे निकल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, ऐसा था। जेनेटिक्स में जो क्रॉस होते हैं उसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं रहता था, मेरा आंसर जो आता था। इसके लिए मैं जो ज्यादा ऐसे अ, इसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है तो वहां पे ही जाता था। जो आपने स्ट्रेटेजी बताया थी कि पहले जो सिंपल है, छोटे है, तो आपका कॉन्फिडेंस है, आपके इंटरेस्ट एरिया के थे, तो वहां पे ही मैं जाता था। बाद में अभी ऑप्शन नहीं रहेगा तो वहां पे जाना पड़ता था और वहां पे करना पड़ता था, इससे था। लेकिन वो भी मैंने मैंने पूरे 13 के 13 यूनिट किए थे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी छोड़ा है, मैंने पूरा यूनिट किया था। लेकिन जो मेजोरिटी पूरे के पूरे जो यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मेजोरिटी, तो वहां पे मैं फोकस करता था। जो यूनिट मुझे कम आ रहे हैं उसके ऊपर, जैसे जेनेटिक्स का मेजोरिटी। और जैसे कि हर स्टूडेंट पढ़ तो लेता है, बहुत सारा रिवाइज भी कर लेता है, बट कहीं ना कहीं जब वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर होता है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार एग्ज़ाम के अंदर कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी रहा होगा, तो आपने वहाँ क्या सोचा था और आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी कि मुझे इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सेक्शन में इतना छोड़ना है, ऐसा कुछ तो आपका लॉजिक होगा। हाँ, मेजर स्टार्टिंग में तो पूरा मैं क्वेश्चन पेपर पार्ट सी में ही गया था। लेकिन आपने जो बताया था कि आपको मेन एग्जाम में एक ही करना है कि आपको स्किप करना है, तो वो मैंने मेरे मतलब रखा था कि मुझे स्किप करना है। कुछ भी नहीं आया तो वहां पे अटक के नहीं रहना है, स्किप करते। तो मैं पार्ट सी वैसे ही किया था, फास्ट फास्ट स्किप करते मेरा पूरा पूरा मेरा पेपर देखा था मैंने कैसे है क्वेश्चन। और मुझे वो जितने चाहिए थे 25, तो वो 25 मैंने अटेम्प्ट किए थे। जो सिंपल ग्राफिकल या जो इजीली हो सकते थे, तो वो मैंने ये किया था। और मेजोरिटी जो मेडिटेशन में करता था, क्योंकि थोड़ा वो चाहिए जो थॉट्स आते हैं अलग अलग, तो वो उनको कंट्रोल में रखने के लिए वो मेडिटेशन करता था। एग्जाम में जाके जो 1 घंटा रहता है पहले, तो शांति से बैठ के थोड़ा काम करने की कोशिश करता था, क्योंकि एग्जाम में कुछ गलतियां ना हो। तो वो एक बेनिफिट होता था मुझे कि काम माइंड सेट रहो। मतलब क्लास में आए तो भी सिर्फ फोकस वहां पे ही रखो, कि अलग अलग चीजें रहते हैं तो वहां पे नहीं फोकस करना है आपको, सिर्फ जो आए हैं हमें हमें हासिल करने, तो उसके ऊपर ही फोकस करना था। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे ज्वाइन करते समय बोला था कि बहुत बच्चे आएंगे, मुझे सिर्फ जेआरएफ लेना है और निकलना है। तो मैं गया था, वही लिया मैंने और मैं निकल गया, ऐसा था। और एक लास्ट क्वेश्चन कि आखिरकार आईएफएस ऑफलाइन ही क्यों? बिकॉज क्योंकि बहुत सारे सोर्स है हमारे पास में और हम पढ़ भी सकते हैं, तो आपका माइंड सेट क्या था उस वक्त पर जब आप आईएफएस ऑफलाइन पुणे लोकेशन पर एडमिशन के लिए आए थे उस वक्त पर?
मैं आया था वहाँ पे, कुछ मेरा काम था लैब रिलेटेड, तो मेरे एक टीचर ने बोला था कि यहाँ सेंटर है, जाके देखो। मैं जाके मिल के आया था और मैं फिर से मेरे घर आया और 1 महीना मैंने पूरा जो थॉट प्रोसेस चल रहा था, जॉइन करूँ या ना करूँ, ये चल रहा था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ऑफ़लाइन बैच में जो जितना इंटरेक्शन होगा, मेरे से जो जितना ज़्यादा 100% मैं वहाँ पे दे सकूँगा। क्योंकि ऑनलाइन में भी रहता है, लेकिन वो मुझे पता रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस हो सकता है और जो एटमॉस्फियर है वहाँ पे, मतलब लाइब्रेरी था, अ हर एक टीचर रहता था, तो डाउट सॉल्विंग ये वो, तो मुझे लगा कि यही बेस्ट है। तो 6 महीना यहाँ पे दिया तो मुझे फिक्स मेरा जेआरएफ हो जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस आया था, तो इसके कारण मैंने वहाँ पे जॉइन किया। चलो बहुत बढ़िया। सो वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड देन आप सभी ने सुन तो लिया होगा कि प्रसाद ने क्या क्या किस तरीके से स्ट्रगल किया है, और इन्होंने अपनी जर्नी पूरी शेयर करी है कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे डिसीजन मेकिंग किए हैं। और सबसे पहली बात कि प्रसाद का माइंडसेट यही था कि उसे जेआरएफ लेना था। सो उसने ये हासिल भी किया। सो आप लोगों को भी इसी तरीके से अगला इंटरव्यू आप ही का रहेगा, बिकॉज क्योंकि आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करने वाले हो। सो थैंक यू प्रसाद, थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। एंड देन हमारे सारे व्यूवर्स को आपने वो सारी गाइडेंस प्रोवाइड करी जिससे कि वो भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। ओके।